If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So as the FSC exams have started, so best of luck to all the FSC students. Now a lot of people you people have been asking me about how to prepare for the MDCAT. So I'm going to share some tips and some mistakes that I made that you guys should not. So first of all, I think the best way to ace MDCAT is that um, you do the major part and major work in your FSC. जब आप FSC के एग्ज़ाम्स की मतलब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो अपने कॉन्सेप्ट्स को, उन पे काम करते हो। आपकी अगर एफएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी है ना, तो एमडी कैट में आगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन आई होप सो अभी जो बच्चे एफएससी के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो अब आपने इस तरह करना है कि आपने अपने एग्ज़ाम्स जब देने हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। और जब आपका हो जाएंगे पेपर्स, तो आपने उसके बाद आपको पेपर्स देने से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं जो होंगे। फिर एंट्री टेस्ट में आपने उन पॉइंट्स पे फोकस करना है। और एंट्री टेस्ट में जो है ना, आपने कोई बिल्कुल एफएससी की तरह नहीं होता कि आपने वर्ड टू वर्ड हर चीज़ को पढ़ना होता है, ठीक है। एमडी कैट में आपने स्मार्ट स्टडी करनी होती है। आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ होगा, उसमें से आपने सब मेन बातों को हाईलाइट करना है और आपने पास्ट पेपर्स देखने हैं। मेजर जो चीज़ है उससे आपको अंदाज़ा होगा क्वेश्चंस आते किस तरह से हैं। इसके बाद जो रिपीटर्स हैं, उनमें से आई एम श्योर कि आप में से मोस्टली ने एकेडमी जो है साल के स्टार्ट में ही ज्वाइन कर ली होगी। तो इसका ये रिपीटर्स का ये होता है ना, हमारे सर भी ये कहते थे, जो उनकी बात मुझे बिल्कुल सही लगती थी, कि वो कहते थे कि रिपीटर जो है ना, बच्चे साल के स्टार्ट में भी बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हुआ होता, तो उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है। और साल के एंड में जब आपका एंट्री टेस्ट होने वाला होगा, वैसे तो सबको ही मोटिवेशन मिली होती है, तो उसमें भी सब ने पढ़ना होता है। तो व्हाट मेक्स द डिफरेंस, जो बीच का टाइम होता है ना, उसमें जो इजी होगा वो बस गया, वो नहीं कर पाएगा। और जो उसमें भी कंसिस्टेंट रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा और उसमें भी वो उसी तरह से पढ़ता रहेगा, तो वो फिर कर जाएगा। तो वो जो बीच वाला टाइम है ना, स्टार्ट और एंड पे सब पढ़ेंगे, लेकिन बीच वाले टाइम में आपने इजी नहीं होना होता, उसमें आपने पढ़ना होता है उसी तरह से जो आपकी रूटीन होती है। उसके बाद आ जाते हैं जी सब्जेक्ट्स पे। आपने किस तरह से हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो इस बार तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो और थोड़ी सी आसानी हो गई है, क्योंकि उसका अलग से एक टेंशन होती थी। 5-6 चैप्टर्स होते थे, वो करने होते थे। तो अब बायो के लिए आपने क्या करना है, बायोलॉजी के आपके 80 एमसीक्यूज़ होंगे आई थिंक। तो उसके लिए जो है ना, आपने फेडरल भी ज़रूर पढ़नी है और पंजाब भी आपने ज़रूर, मतलब इन दो बुक्स पे तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं ना, आपने हर हाल में पढ़नी है और एक एक लाइन पढ़नी है। क्योंकि बायो में ये है, बुक की लाइंस आई होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपने उसको रट्टा लगा रहा होना। आपने कंसेप्चुअली पढ़ना है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं वहाँ पे आपने अंडरस्टैंड करना है, जहाँ पे याद करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे आपने याद करना है। और बायो का बस यही है, उसमें लाइंस आएंगी बुक की, या फिर कभी समझने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसा माइटोसिस मियोसिस है, उसमें सेल्स का नंबर डिवाइड हो रहा है, आगे कितने बन रहे हैं, किस फेज़ में जो है वो याद करने वाली हो जाती है, किस फेज़ में जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और इस तरह से ना, जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। उसके बाद जो है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का ये है, उसको भी आपने दोनों बुक से देखना है, ज़्यादा फेडरल से आती है और उसमें यह आपने रिएक्शंस को अच्छे तरीके से करना है। लेकिन कुछ इस तरह के रिएक्शंस हैं जो पंजाब की बुक में हैं और फेडरल की बुक में नहीं है तो वो रिएक्शंस आपने उधर से कर लेने हैं। बाकी ये आपको रिएक्शंस इस तरह से इतने अच्छे आते हों कि अगर वो आपको एक रिएक्टेंट देंगे, यूजुअली इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि वो आपको एक रिएक्टेंट दे देंगे और प्रोडक्ट दे देंगे, और फिर वो पूछेंगे कि ये किसके साथ रिएक्ट करके ये चीज़ बना रहा है, या फिर रिएक्टेंट्स दे देंगे, वो आपसे प्रोडक्ट पूछ लेंगे
या फिर प्रोडक्ट बता देंगे, वो आपसे रिएक्टेंट्स पूछ लेंगे। तो इस तरह से आपको बहुत अच्छी से आनी चाहिए, क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए। और दूसरा ये है, फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए और किस तरह आपने सॉल्व करना है। और उसके बाद जो है रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं, आपको हर रिएक्शन का रिएजेंट पता होना चाहिए। एंजाइम जो भी रिएजेंट उसमें यूज़ हो रहा है वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। उसके बाद फ़िज़िक्स जो है ना, फ़िज़िक्स का आपने रीडिंग करनी है, मतलब दोनों ही बुक से। फ़िज़िक्स के कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो बुक की मतलब लाइंस आती हैं या इस तरह थ्योरेटिकल आते हैं, बाकी जो हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स जो है ना, उसके लिए आपको फार्मूलाज, आपने फार्मूला शीट्स बना लेनी है। यूजुअली ये पीडीएफ सर्कुलेट भी कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, तो आपने कोई पीडीएफ वहाँ से बेशक ले लो, उसको कॉपी करा लो और उसके ऊपर अगर कोई एक्स्ट्रा फार्मूलाज आपको एकेडमी में पता चलते हैं या कहीं से भी, तो उसी के ऊपर आप नोट करते जाओ, ठीक है। और वो आपने जिस तरह आप एक एक टेस्ट दोगे, आपने हर चैप्टर के फार्मूलाज उसके साथ रिवाइज़ करते जाने हैं। और फिर जब पेपर से पहले भी आपने हफ़्ता पहले उन फार्मूलाज़ को रिवाइज़ करना शुरू कर देना। तो फ़िज़िक्स के लिए आपको फार्मूलाज़ बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। और दूसरा ये होता है, बच्चे जो मिस्टेक कर रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा फ़िज़िक्स में शॉर्टकट्स पे चले जाते हैं और फिर शॉर्टकट्स जो है ना, वो एंड पे पेपर में सारे मिक्स हो जाते हैं और याद नहीं रहते। तो कोशिश करनी है आपने बहुत ज़्यादा, हर क्वेश्चन में ये ना ढूंढो कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए। जो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं उनको आप कर लो, लेकिन जिनका बहुत बड़ा मेथड हो रहा है ना, तो उसमें आप शॉर्टकट का पूछ लो अपने टीचर से या जिस तरह भी, तो उसके आप शॉर्टकट्स लिख लो। और लाइंस जो हैं वो कम ही आती हैं फ़िज़िक्स में। बाकी ये आपको फ़ॉर्मूला लगाना आना चाहिए। यूजुअली ये होता है आपको फ़ॉर्मूला याद होता है, लेकिन आपको लगाना नहीं आ रहा होता कि उसमें हमने वैल्यूज़ किस तरह से लगानी है और किस जगह पे कौन सा फ़ॉर्मूला लगाना है। आपके पास हर चीज़ के ना जैसे सेंट्रीपिटल फ़ोर्स है, उसके आपके पास 4-5 फ़ॉर्मूलाज़ होंगे, लेकिन वो डिफ़रेंट जगहों पे लगेंगे। हर फ़ॉर्मूला आप हर जगह पे नहीं लगा सकते। तो आपको फ़ॉर्मूले के साथ-साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये लगेगा किस जगह पे। और फिर फ़िज़िक्स का ये होता है, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं ना, आप फ़िज़िक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे कि इस सवाल को किस तरह से हल करना है आपने। कुछ इस तरह से हमारे इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस होते थे, वो वैसे एंट्री टेस्ट में आते नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करती थी कि कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो उस तरह के सवाल जो होते हैं ना, वो हर क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार लग रहा होता है क्वेश्चन सेम है, लेकिन फिर हम मेथड क्यों डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आप उन क्वेश्चंस को कंपेयर करोगे आपस में, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा इसमें ये डिफरेंस है। और दूसरा एमडी कैट का ये होता है ना, एमडी कैट कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस ये गेम ऑफ नर्व्स है। और आपने ख़ुद को हौसला देना है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपकी वही बुक्स हैं, आप इतना करके आए हो, आपने अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, ठीक है। और आपने आराम से इजी होकर तैयारी करनी है, कुछ भी नहीं होगा, आपने कॉन्फिडेंट रहना है। जो बच्चा कॉन्फिडेंट रहेगा ना, वही कर पाएगा। और एंट्री टेस्ट में ये होता है, आपने बिल्कुल पैनिक नहीं करना। आपकी स्टेटमेंट में ना कोई एक वर्ड ऐसा होता है जिससे आंसर चेंज हो रहा होता है। कभी आपको लगेगा अच्छा यार सीधा सीधा इसका तो ये आंसर है, आप लगा दोगे, लेकिन उसमें कोई एक छोटा सा वर्ड उन्होंने इस तरह का दिया होगा ना, जिससे वो आंसर नहीं बन रहा होगा। तो आपने जब टेस्ट करना है ना, आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से। और आपने चारों ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने फ़ौरन से, आपको आंसर आ रहा है तो आपने वो लगा दिया। यूजुअली ये होता है, वो उसी आंसर की 2-3 फॉर्म्स दे देते हैं, 2-3 यूनिट्स में दे देते हैं। यूनिट्स वही इक्विवेलेंट वही बन रहे होते हैं। तो आपने ऑप्शंस को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और स्टेटमेंट को भी, कि उसमें कोई ऐसा वर्ड तो नहीं दिया हुआ है जिससे आंसर चेंज हो रहा हो। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बताऊँ इस ईयर मैंने किस तरह से तैयारी की थी, तो इससे ये है कि मैं तो रिपीटर थी, तो मुझे यही था कि यार मैंने इस बार कोई भी जो है ना, कोई भी कमी नहीं छोड़नी कि मेरा एडमिशन ना हो। क्योंकि मैं मतलब इसके अलावा तो सोच भी नहीं पा रही थी कि मेरा एडमिशन नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगी। मतलब मैं काफ़ी टेंशन में आ गई थी। इस बार तो मेरे पे भी काफ़ी जो था ना प्रेशर था। तो मैंने तो ये था, हमारा नेशनल एमडी कैट था पहले, तो उसकी वजह से फिर मैंने सारी बुक्स बायो की जो थी, केपीके को भी पढ़ा था, मैंने बलूचिस्तान को भी पढ़ा था,
मैंने पंजाब को भी पढ़ा था, फेडरल को भी पढ़ा था, सारी बुक्स को मैंने पढ़ा था। कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बाकी जो हमारे सर थे उनके भी नोट्स इस तरह थे कि वो उसमें ना उन्होंने बायो के नोट्स में KP के से भी लिखी होती थी और बलूचिस्तान से भी लिखी होती थी। बाकी केमिस्ट्री का ये था, अभी तक तो केमिस्ट्री मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वही इक्वेशंस का ये था, मैंने ना शीट्स पे अलग करके सारी इक्वेशंस लिख ली थी और जो भी मतलब फार्मूलाज वगैरह थे तो मेरे लिए काफ़ी इजी था। इस साल मैं बस अब उन्हें उन्हें ही पढ़ती रही थी तो एंड तक मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था। मुझे मतलब नए सिरे से सारी बुक दोबारा से नहीं पढ़नी पड़ी थी। वो शॉर्ट लिस्टिंग का ये बहुत फ़ायदा हुआ था। और उसके बाद जब आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना, फिर आपको बार बार बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद फ़िज़िक्स का भी जैसा मैंने आप लोगों को बताया उसी तरह फार्मूला शीट थी एक, वो काफ़ी डिटेल्ड थी। वो मैंने एक ग्रुप से ली थी, उसका मैंने प्रिंट आउट कराया था। उस पे मैंने जो एक्स्ट्रा फार्मूलाज कहीं से भी मुझे मिलते थे या अकेडमी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता था जिसमें फिर सर बताते थे शॉर्टकट या कुछ भी, तो वो भी मैंने उस फार्मूला शीट पे जो है मैं सारा नोट कर लेती थी। और वही उसको फ़िज़िक्स को मैंने इसी तरह से रिवाइज़ किया था। बाकी इंग्लिश की बात आ गई, इंग्लिश का ये होता है आपने ना हर रोज़ वोकेबलरी की कुछ कुछ वर्ड्स को आपने पढ़ना होता है। आपने उसको याद नहीं करना, लेकिन आपने कोशिश करनी है जब आप उसको पढ़ोगे उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स को आपने अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करनी है। और इस तरह आपको वोकेबलरी भी आ जाएगी। आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप 200-300 वर्ड्स को सबको याद करो, तो आपने उसको भी जब आप उसको डेली लाइफ में अपने सेंटेंसेस में यूज़ करोगे, एक दूसरे से आपस में बात करोगे, तो आपको वो फिर यूज़ करने आ जाएंगे। इसी तरह फिर अगर एकेडमी आपने ज्वाइन की हुई है तो एकेडमी के टेस्ट में तो वो बार बार इतने ज़्यादा रिपीट होते हैं कि आपको मतलब वर्ड्स आधे से ज़्यादा आपको याद हो जाते हैं और मोस्टली उसमें से आ भी जाते हैं टेस्ट में। उसके बाद जो है लॉजिकल रीज़निंग तो आप लोगों की है ही नहीं, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगी मिस्टेक्स जो मैंने मतलब पास्ट ईयर्स में की हैं और जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वो ये है सबसे ज़्यादा जो मैंने अपनी चीज़ नोटिस की है ना, कि मेरा ये होता था कि अब हमारे टीचर्स भी हमें कह रहे होते थे बेटा आप लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, बेटा आप लोगों ने ये इस तरह से करना है, आपने शीट पे हर चैप्टर का एक एक पेज की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है कि आपके 10 चैप्टर्स हैं तो आपके 10 पेजेस बन रहे हो ताकि आप लास्ट डे बैठ के रिवाइज़ कर लो। तो मेरा सबसे ज़्यादा ये था, मैंने बहुत टाइम ना नोट्स बनाने में वेस्ट किया। आपने नोट्स बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करना। तो ये होता है यूजुअली बच्चे नोट्स बना रहे होते हैं लेकिन वो कहते हैं हम पहले नोट्स बनाएंगे फिर हम बैठ के याद करेंगे। आपने ऐसे नहीं करना, आपने पहले याद करना है। आपने पहले उसको कॉन्सेप्ट को लेने को प्रायोरिटी पे इस चीज़ को रखना है कि आपने पहले याद करना है, फिर बेशक टाइम बच जाए आप बैठ के लिखते रहो जो भी। तो इस तरह से आपने लिखने पे प्लीज़ टाइम वेस्ट नहीं करना, नोट्स बनाने पे टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने अपना याद करना है, सारा टाइम आपने उस पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अपनी दोस्त से पूछ रही थी, उसने भी रिपीट किया था, तो मुझे ये कही थी कि मतलब उससे जो मिस्टेक हुई है तो वो ये था कि उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ये हर किसी का जो है ना वेरी कर सकता है। अगर आपको लगता है आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे जिस तरह फिज़िक्स के होते हैं, तो फिज़िक्स के लिए तो आई थिंक मेरा भी यही मानना है कि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है और पास्ट पेपर्स को प्लीज़ आपने साथ साथ देखते रहना है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से यूजुअली जो है ना मोस्टली काफ़ी MCQs ही होते हैं, वो टेस्ट में रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपने पास्ट पेपर्स को प्लीज़ नहीं छोड़ना, आपने साथ साथ और आखिरी दिनों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना कि पास्ट पेपर हम आखिरी दिन बैठ के करेंगे या हम आखिरी वीक में बैठ के करेंगे। अब भी इससे आपने उनको साथ साथ करना है। बेशक रिवाइज आप आखिरी दिन बैठ के कर लो, लेकिन करना आपने अभी से है उसको। उसके बाद अगर एक और भी इशू आता है बच्चों को कि चीज़ें बहुत ज़्यादा भूलती हैं, ये मुझे भी होता था, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो चीज़ों को, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एनिमेशंस आ रही होती हैं, आप वहाँ से देखो, ताकि एनिमेशन से ये होता है या कलर्स होते हैं उसमें एनिमेशंस होती हैं, तो उस तरह आपको चीज़ जो है ना वो याद रह जाती है। दूसरा, प्लीज़ आपने अपने नॉलेज को बचा बचा के नहीं रखना।
जो भी आपको नई चीज़ पता चलती है आप अपने दोस्तों को बताओ, इससे आपको सवाब भी मिलेगा, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप नॉलेज स्प्रेड कर रहे हो, और दूसरा ये आपका भी फ़ायदा होगा, आप कोई चीज़ भूलेगी नहीं और आपको। और फिर जब आप डिस्कस करते हो ना, कुछ चीज़ें इस तरह से होती हैं, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं किसी को कोई चीज़ बता रही हूँ, तो वो इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछेगा कि ये किस तरह हो रही है, तो उस एस्पेक्ट से आपने भी नहीं सोचा होगा, फिर आप कहोगे अच्छा ये, फिर आप ज़ोर लगाओगे दिमाग पे, अच्छा ये किस तरह हो रहा है। फिर अगर आपसे भी क्लियर नहीं होता, फिर आप अपने टीचर से जाके पूछोगे। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड करने में काफ़ी चीज़ हेल्प करती है। कुछ बच्चों में ऐसी चीज़ होती है कि उन्होंने अपना नॉलेज शेयर नहीं करना या इस तरह नहीं करना, तो कुछ भी नहीं, आपका नॉलेज कम नहीं हो जाएगा, बढ़ेगा ही अगर आप किसी को बताओगे तो। अच्छा, इसके बाद जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि हमें मोटिवेशन, हम किस तरह ख़ुद को मोटिवेट करें कि हमने ये करना है, और हम ताकि प्रोक्रेस्टिनेट ना करें, हम लेज़ी ना हों। तो उसके लिए सबसे पहले जो है ना, आपने शेड्यूल बनाना है। आई नो इसके साथ स्टिक करना, शेड्यूल को फ़ॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने इसको करना ना, येस करना है एमडी कैट को, तो इसके लिए शेड्यूल बहुत इम्पोर्टेंट है, और मोटिवेशन के लिए भी। क्योंकि देखें, अगर आपका शेड्यूल जो है 7 डेज़ बिफोर एमडी कैट जाके ख़त्म हो रहा है, अगर आप एक चैप्टर भी आपका मिस हो जाता है, वो शेड्यूल आपका एक दिन आगे चला गया, तो आपको टेंशन होगी, अब मैं रिवीजन किस तरह करूँगा, 6 दिन रह गए हैं। तो इस तरह फिर आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी कि नहीं, रोज़ का रोज़ काम मैंने पूरा करना है। और प्लीज़ आपने शेड्यूल जो है ना अपना रियलिस्टिक बनाना है। ये नहीं है आपने 5-6 चैप्टर्स रखे हों तो ऑफ़ कोर्स वो एक दिन में नहीं हो सकते। तो आपने उतना ही रखना है जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप आराम से कर सकते हो। और फिर अगर आप इस तरह से शेड्यूल बनाओगे ना, ख़ुद को ज़्यादा बर्डनाइज़ नहीं करोगे, तो फिर आप उसको फ़ॉलो भी करोगे, आपसे होगा वो फ़ॉलो। उसके बाद जो है दूसरी चीज़, आपने मतलब कुछ अरसे के लिए ना आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर बहन भाई बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो आप नहीं जाओ, और वो कब होगा, जब आप इसको प्रायोरिटाइज़ करोगे ना, आपको पता होगा मैंने ये काम करना है, तो फिर आपको इसका दुख भी नहीं होगा कि मैं इधर नहीं गया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि आपको पता है अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि मैंने ये करना है, ये मेरा सबसे बड़ा गोल है मेरे लिए। अच्छा, इसके बाद जो है मोटिवेशन, अगर आप इस तरह करते हो ना कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो कि हमें मोटिवेशन मिल जाए, तो ये बिल्कुल इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, और इससे आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज़ मोटिवेशन इज़ विद इन आवरसेल्व्स। मोटिवेशन अगर आप किसी को कह रहे हो ना, और आपको ये किस तरह, आप किसी को कह रहे हो मुझे मोटिवेट कोई करता रहे बंदा आपको, लेकिन आप अंदर से उस चीज़ को फ़ील नहीं कर रहे हो और आप काम करना स्टार्ट नहीं कर रहे, तो उसकी बातों का आप पे कोई भी असर नहीं होगा, उल्टा आपको स्ट्रेस ही होगी। तो मोटिवेशन आप जब स्टार्ट करोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई टेस्ट है और आपने 2 चैप्टर्स का फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ट है और आपने उसकी बहुत अच्छी तैयारी की है। जब आप टेस्ट दोगे, आप आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, और आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं क्लास में, तो फिर आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी, आप नेक्स्ट टेस्ट के लिए और ज़्यादा अच्छी तैयारी करोगे, उसमें भी आपके फुल मार्क्स आएँगे। फिर जब टीचर्स भी आपकी तारीफ़ करेंगे, ठीक है, तो उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगी, फिर आप अगले टेस्ट की भी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी करोगे, क्योंकि आपको होगा फिर यार कि अब मैंने अच्छे मार्क्स नहीं, अब मैंने इसको नीचे नहीं आने देना। तो ये मोटिवेशन होती है। जब आप काम एक बार स्टार्ट करोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन मिलने लग जाएगी, वो साथ साथ खुद ही आती है जब आप शुरू करते हो, लेकिन शर्त क्या है, आपने शुरू करना है। और दूसरा क्या है कि आपने ना अपने जहन का ग़ुलाम नहीं बनना, आपने उसको ग़ुलाम बनाना है। अगर आपका माइंड कह रहा है ना ये कर लो, वो कर लो, तो आपने उसको उसको ग़ुलाम बनाना है, उसका ग़ुलाम नहीं बनना। आपने कहना है नहीं, आपने ख़ुद को रेजिस्ट करना है, अपने माइंड को आपने रेजिस्ट करना है कि नहीं, मेरे लिए ये काम अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये करूँगा। और आपने ना एक स्टडी का टाइम फिक्स करना है, 4 घंटे हों, 5 घंटे हों, वो रोज़ वही टाइम होगा। आपने उस टाइम में मतलब टिक के पढ़ना है, आपने कोई कहीं नहीं सोचना, ना आपने फ़ोन उठाना है, आपने कुछ भी नहीं करना उस टाइम में। और जो बाकी पीछे एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, फिर उसमें आप एंजॉय करो, जो भी अपनी मर्ज़ी से करो, ख़ुद को रिलैक्स करो। लेकिन आपने एक टाइम फिक्स कर लेना है, 6 घंटे हों, 7 घंटे हों, आपने जितना आपके लिए ईज़ी है, तो आपने वो टाइम रोज़ स्टडी को देना है। और कोई भी एक दिन आपने ऐसा नहीं गुजारना जिसमें आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे। एक टाइम सेलेक्ट कर लो और उसके साथ में परसिस्टेंट रहना है। वो टाइम आपने रोज़ स्टडीज़ को देना है। अच्छा, इसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं,
तो उनमें से एक मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जो मैंने जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मैंने कहीं से सुना था और वो वाकई में मुझे बात बहुत सही लगी थी। तो वो है, उसको कहते हैं पार्किंसंस प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि आप ना जो काम टाइम असाइन कर रहे हो ना अपने टास्क को, वो टास्क उसमें एक्सपेंड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक टॉपिक है, ठीक है, एक चैप्टर है, अगर आपने उसको कहा है कि मैं इसको 10 आवर्स में करूँगा, तो वो बेशक पहले हो जाना हो, क्या पता वो पहले हो जाए, लेकिन जब आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया ना कि मैं इसको 10 आवर्स में करूँगा, तो वो एक्सपेंड हो जाएगा और वो 10 आवर्स में ही होगा। तो आपने बहुत सोच समझ के अपने माइंड सेट अपना बनाना है कि इसको मैंने कितना टाइम में करना है, और वो जो टाइम हो ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं है कि एक बहुत मुश्किल चैप्टर है, सही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और वो बड़ा भी है और आप उसको कह रहे हैं मैं तो ये 1.5 आवर में मैं कर लूँगा, तो वो आप नहीं कर सकेंगे, फिर उससे आपको स्ट्रेस होगी। और ये भी नहीं है कि आपका छोटा सा चैप्टर है और आप उसको कहें मैं इसको 7-8 घंटों में 10 घंटों में आराम से रिलैक्स होके एक एक लाइन करके करूँगा, तो इससे भी आपने नहीं करना। इससे भी आप में लेज़ीनेस आएगी और प्रोक्रेस्टिनेशन आएगी। एक और चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मार्क्स की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब मैं यूट्यूब पे देख रही होती हूँ, हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आए होंगे हमारे एफएससी में इतने हैं, मैट्रिक में इतने हैं, हमें एमडी कैट के लिए कितने चाहिए। तो ये टाइम इस तरह का होता है, आपने प्लीज़ इन चीज़ों पे स्ट्रेस नहीं करना कि हमें कितने चाहिए, जो होना था वो पहले हो चुका है। अब आपने फुल फोकस अपना एमडी कैट को देना है। जब आपके मार्क्स आएंगे ना तब देखा जाएगा। आप मुझे बताएं, आपने प्रिपरेशन ये सोच के देनी है कि मुझे अगर 170 मार्क्स आए तो मैं 170 मार्क्स की प्रिपरेशन करूँगा। अगर मुझे 150 नंबर चाहिए तो मैंने इसी तरह प्रिपेयर करना है कि मेरे 150 नंबर आ जाए। इस तरह तो आप नहीं ना करेंगे, बस ये बहाने होते हैं और जो है हम खुद को उलझा रहे होते हैं इन चीज़ों में। आपने फुल फोकस करना है, अपना 100% देना है, बाद में आपने बस अल्लाह के हवाले कर देना है, क्योंकि आपने सारी मेहनत की होगी, बाकी आपने अल्लाह पे छोड़ देना है और फिर जो भी आउटकम हुआ उसको फिर आपने एक्सेप्ट करना है। और दूसरा ये है कि मार्क्स ज़रूरी नहीं है आपके 1000+ होम एफएससी में तो ही आपका एडमिशन। मेरे खुद 991 मार्क्स थे, लेकिन मैंने एमडी कैट पे फोकस किया। मैंने इस चीज़ को दिल पे नहीं लिया कि मेरे बहुत कम मार्क्स हैं, मुझे था कि मैंने करके दिखाना है, तो मैंने करके दिखाया है। तो ज़रूरी नहीं है आपके 1000+ मार्क्स होंगे तो ही आप कर पाओगे, आप कर सकते हो। आपने सिर्फ एफएससी में मार्क्स ज़्यादा होने का क्या आपको एज मिलता है, सिर्फ वो ये होता है कि आप एमडी कैट में फिर आपके पास ना थोड़ा सा आपको एज मिल जाता है, आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर आपके एफएससी में मार्क्स कम है तो फिर उसमें आपको एमडी कैट में कोशिश करनी होती है कि आप कोई भी कमी ना छोड़ो, आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बस ये इतना सा डिफरेंस होता है। अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो ये नहीं है कि आप एडमिशन ले ही नहीं सकते। आप एंट्री टेस्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा एडमिशन। अच्छा, आप सुपरफिशियली मैंने आपको सारा बता दिया, अपना भी एक्सपीरियंस, जो मिस्टेक्स मैंने की आप लोगों को नहीं करनी चाहिए और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है मुझे कोई डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए किसी सब्जेक्ट की, कोई ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को स्टडी में कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई नोट्स चाहिए, तो मैं ज़रूर आप लोगों को अपने प्रोवाइड करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी आपकी हेल्प करने की। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग क्या जानना चाहते हैं, किस तरह से किस सब्जेक्ट के बारे में आप लोग ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस उस पर बनाऊँगी। I hope it would be helpful for you guys. Best of luck for your FSC exams and the upcoming MDCAT. Remember me in your prayers. Allah Hafiz.